नमस्कार बच्चों, हमने अपने पिछले वीडियो में औपचारिकेतर शिक्षा की अवधारणा अर्थात उसके कंसेप्ट को समझा था। आज उसके आगे हम औपचारिकेतर शिक्षा की विशेषताओं, उसके लाभ और सीमाओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि औपचारिकेतर शिक्षा की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। औपचारिकेतर शिक्षा एक योजनाबद्ध शिक्षण प्रक्रिया है जो विद्यालय तंत्र के बाहर कार्य करती है। इसका मतलब ये है कि औपचारिक शिक्षा में प्रॉपर योजनाएं बनाई जाती हैं, प्लान किया जाता है किस तरह की ज़रूरत के लोगों के लिए किस तरह के कोर्सेज़ बनाए जाएं, उन्हें क्या पढ़ाया जाए या क्या सिखाया जाए जिससे कि वो अपनी समस्याओं का समाधान अच्छे तरीके से कर सकें। लेकिन इसके लिए कोई फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम नहीं होता, कोई विद्यालयी तंत्र नहीं होता कि यह शिक्षा किन्हीं विशेष विद्यालयों या महाविद्यालयों के माध्यम से दी जाएगी। इसका पाठ्यक्रम और समय सारणी समायोजित होने वाले और परिवर्तित हो जाने वाले होते हैं। इस शिक्षण की खास बात यही है कि इसका पाठ्यक्रम निर्धारित तो होता है लेकिन उसमें रिजिडिटी या दृढ़ता नहीं होती, कठोरता नहीं होती कि जो पाठ्यक्रम है उसी को फॉलो पूरी तरह से करना पड़ेगा या उसके बाहर हम कुछ नहीं सीख सकते। इसके साथ साथ ही इसमें कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं होती, इसकी कोई फिक्स्ड समय सारणी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आपको 1 साल के अंतर्गत ही कोई कोर्स करना है या 6 महीने में ही, जैसा कि फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में होता है। तो नियम निर्धारित किए गए हैं, पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, समय सारणी भी बनाई गई है, लेकिन उसका पूरी कठोरता से पालन करना अनिवार्य नहीं होता क्योंकि ये ऐसे लोगों के लिए बनाई गई है जो किसी कारणवश फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम से शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, यानी नियमित रूप से विद्यालय या महाविद्यालयों में जाकर के शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। इस प्रकार की शिक्षा में सैद्धांतिक पाठ्यक्रम की अपेक्षा प्रायोगिक और व्यावसायिक शिक्षा की ओर अधिक बल दिया जाता है। ये एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसमें थ्योरेटिकल कंटेंट कम होता है, सैद्धांतिक शिक्षा कम दी जाती है, लेकिन उसके बजाय ज़्यादा फोकस जो होता है वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर होता है, कौशलों के विकास पर या रोजगार परक कौशलों में दक्षता लाने की ओर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ऐसे चीज़ों का शिक्षण किया जाता है जिससे व्यक्ति अपना रोजगार स्वयं उत्पन्न कर सके या कुछ व्यवसाय प्रारंभ कर सके। इस शिक्षा के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं होती, ये हम जान चुके हैं। जैसे विद्यालय शिक्षा विशेष उम्र के बच्चों के लिए है, किस एज पर बच्चा किस क्लास में पढ़ेगा, कौन से स्कूल में जाएगा, किस एज पर उसको कॉलेज में एडमिशन लेना है, इस तरह की कोई भी निर्धारित चीज़ें इसके अंतर्गत नहीं होती। ये बच्चों के लिए, टीनेजर्स के लिए, युवाओं के लिए, वयस्कों के लिए, प्रौढ़ों के लिए या वृद्ध महिला और पुरुष किसी के लिए भी इस प्रकार की शिक्षा हो सकती है। कोई कोर्स करने के लिए या किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग के लिए आयु सीमा निर्धारित नहीं है। इस प्रक्रिया में शिक्षण शुल्क लिया भी जा सकता है और नहीं भी लिया जा सकता है। इसका मतलब जैसा कि फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में या औपचारिक शिक्षा में होता है, आप किसी भी स्कूल या कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ निर्धारित फ़ी डिपॉजिट करवानी होती है, कुछ निर्धारित शुल्क देना होता है, जिसके बाद ही आपको वहाँ पर एडमिशन मिलता है और आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन औपचारिकेतर शिक्षा के अंतर्गत आपको कोई भी शिक्षण शुल्क देना आवश्यक नहीं है, लेकिन कुछ संस्थान इसमें भी ऐसे हैं जहाँ पर ये फीस ली जाती है या शुल्क लिया जाता है। और इसी प्रकार से ट्रेनिंग के बाद में प्रमाण पत्र मिले ऐसा आवश्यक नहीं है। कुछ संस्थान प्रमाण पत्र देते भी हैं लेकिन कुछ संस्थान प्रमाण पत्र नहीं भी देते हैं, तो उनका होना आवश्यक नहीं है। यह शिक्षण प्रक्रिया पूर्णकालिक भी हो सकती है और अल्पकालिक भी हो सकती है। ये लंबे समय तक चलने वाली
या छोटी छोटी अवधि के कुछ कोर्सेज किसी भी प्रकार की हो सकती है। जिस तरह की भी ये शिक्षा है उसमें आप नियमित रूप से जाकर के या नियमित रूप से भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन यदि किसी कारणवश कोई विद्यार्थी नियमित रूप से ट्रेनिंग लेने में, एजुकेशन लेने में सक्षम नहीं है, तो वो गैप्स के साथ भी या जब उसको सुविधा हो तब वो ट्रेनिंग लेने की प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकता है। इसमें सीखना और कमाना दोनों काम एक साथ भी हो सकते हैं। जैसा कि हमने अभी पहले पढ़ा था, औपचारिकेतर शिक्षा में रोजगार परक कौशलों का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इसमें जब भी आपको कोई स्किल सिखाई जाएगी तो उसमें इतना परफेक्शन आ जाता है कि आप उसके माध्यम से साथ ही अपना रोजगार भी बना सकते हैं या पैसा कमा सकते हैं। इसमें व्यावसायिक कौशलों का शिक्षण और प्रशिक्षण दोनों ही चीज़ें सम्मिलित है। ये एक इस तरह की शिक्षा है जिसमें रोजगार देने वाले कौशलों पर बहुत बल दिया जाता है ताकि व्यक्ति अपनी जीविकोपार्जन कर सके। तो इसलिए इसमें व्यावसायिक कौशलों को ज़्यादा सिखाया जाता है और उसकी एजुकेशन भी होती है, यानी उससे रिलेटेड थ्योरी को, सैद्धांतिक चीज़ों को भी बताया जाता है और साथ ही साथ उससे संबंधित ट्रेनिंग या प्रशिक्षण भी दिया जा सकता है। दोनों ही चीज़ें इसके अंतर्गत हो सकती हैं। अब हम देखते हैं कि औपचारिकेतर शिक्षा के लाभ क्या हैं। अभी तक हम ये समझ चुके हैं कि औपचारिकेतर शिक्षा के अंतर्गत फॉर्मल या औपचारिक शिक्षा की तरह शिक्षा नहीं दी जाती है, सैद्धांतिक शिक्षा नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो नियमित रूप से विद्यालयों में या महाविद्यालयों में नहीं जा सकते और उनको किसी न किसी प्रकार का रोजगार इसके माध्यम से प्राप्त हो सकता है या वो किसी न किसी व्यवसाय में कुशल हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, यह एक व्यावसायिक तथा अभ्यास आधारित शिक्षण प्रशिक्षण है। इसमें रोजगार या व्यवसाय से संबंधित जानकारी दी जाती है, ज्ञान दिया जाता है और साथ ही अभ्यास आधारित है, यानी उन सभी कौशलों की प्रैक्टिस, लर्निंग बाय डूइंग, सीख कर करने के माध्यम से दी जाती है। और ये सिर्फ शिक्षण ही नहीं है बल्कि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है, प्रशिक्षण कार्यक्रम भी है। इसके अंतर्गत काम को करके सीखना या उसमें परफेक्शन लाना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह मस्तिष्क का प्राकृतिक रूप से विकास करती है। औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत हम एक विशेष पाठ्यक्रम से, समय अवधि से बंधे हुए होते हैं और जो कुछ भी क्लासरूम में पढ़ाया जाता है उसे ग्रहण करना आवश्यक हो जाता है। इससे मस्तिष्क का प्राकृतिक विकास कई बार अवरुद्ध होता है या उसमें व्यवधान आते हैं। जबकि औपचारिकेतर शिक्षा में व्यक्ति अपनी रुचि के हिसाब से, अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस शिक्षा को ग्रहण करता है। उसके ऊपर कोर्स कंटेंट का, एग्ज़ाम देने का, नियमित रूप से विद्यालय या महाविद्यालय में जाने का ऐसा कोई भी तनाव या दबाव नहीं होता। इसीलिए वो जो कुछ भी सीखता है वो प्राकृतिक रूप से, सहज रूप से सीखता है। तो इससे मस्तिष्क का विकास भी बहुत अच्छा होता है। इसके लिए किसी शिक्षण तंत्र में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यहाँ कोई क्लासरूम्स नहीं है, कोई प्रशिक्षित टीचर्स को नहीं रखा गया है, किसी विशेष स्थान पर ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है। तो इसके लिए किसी भी तरह का सिस्टम हो उसको बदलने की ज़रूरत नहीं होती। जो जहाँ है, जैसी स्थिति में है, वैसे ही वो ट्रेनिंग ले सकता है। यह स्वयं करके सीखने पर आधारित साक्षरता है जिसके माध्यम से कौशल का विकास किया जाता है। इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली में खुद करके सीखना बहुत महत्वपूर्ण है और उसी प्रैक्टिस को करते हुए, उसी कौशल को सीखते हुए ही किसी भी काम में दक्षता या एक्सपर्टाइज प्राप्त की जाती है। इसमें उम्र, पाठ्यक्रम और समय सीमा में लचीलापन होता है। कोई भी, किसी भी उम्र का व्यक्ति कभी भी कैसे भी इस तरह की शिक्षा में सम्मिलित हो सकता है। पाठ्यक्रम बनाए जाते हैं
लेकिन वो रिजिड नहीं होते। व्यक्ति की आवश्यकताओं के हिसाब से, उसकी समस्याओं के अनुसार इनको बदला जा सकता है। और समय सीमा भी निर्धारित की गई है, लेकिन उसमें लचीलापन है, उस सीमा को बढ़ाया जा सकता है। समय को व्यक्ति की परिस्थितियों के हिसाब से परिवर्तित कर दिया जाता है। यह एक खुला शिक्षण तंत्र है और इसकी प्रक्रिया में सरकारी और निजी दोनों ही क्षेत्र समाविष्ट होते हैं। ये एक इस तरह का शिक्षण तंत्र है, ऐसा सिस्टम है जिसमें सरकारी क्षेत्र के संस्थान भी आते हैं और निजी क्षेत्र के संस्थान भी आते हैं। दोनों ही क्षेत्र हैं जो इस प्रकार के कौशल विकास कार्यक्रमों को या औपचारिकेतर शिक्षा कार्यक्रमों को संचालित करते हैं। इस शिक्षण प्रक्रिया में नियमित रूप से परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं होती और साथ ही डिप्लोमा या प्रमाण पत्र या किसी भी प्रकार के पुरस्कार देना भी आवश्यक नहीं होता। इस तरह का सिस्टम है कि इसमें एग्ज़ाम्स के लिए, परीक्षाओं के लिए लचीलापन है। आवश्यक नहीं है कि परीक्षाएं ली जाएं, और साथ ही क्योंकि परीक्षाएं आवश्यक नहीं हैं तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि इसमें किसी तरह का कोई प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेशन, डिग्री या डिप्लोमा, इस तरह की चीज़ें नहीं दी जाती हैं या विद्यार्थियों को कोई पुरस्कार नहीं भी दिया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि औपचारिकेतर शिक्षा प्रणाली में इतनी अच्छाइयाँ होने के बावजूद क्या क्या कमियाँ हैं या कहाँ पर ये सीमित हो जाता है। सबसे पहली चीज़, इसमें शिक्षार्थी की उपस्थिति नियमित नहीं है। तो नियमितता नहीं होने के कारण बहुत बार ऐसा होता है कि शिक्षार्थी थोड़ा सा लापरवाह हो जाते हैं और फिर वो किसी चीज़ पर, जो भी ट्रेनिंग दी जा रही है या जो कुछ भी सिखाया जा रहा है, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते और फिर ठीक तरीके से सीख नहीं पाते। इसमें नियमित रूप से परीक्षाएं आयोजित नहीं होने के कारण कई बार समय व्यर्थ हो जाता है। हमने कोई भी कोर्स अगर 1 महीने का था उसमें कर लिया, लेकिन एग्ज़ाम उसके 6 महीने बाद ही होंगे, तो इस तरीके से कई बार समय व्यर्थ हो जाता है। या परीक्षाएं बिल्कुल नियमित नहीं हैं, तो कोर्स कब किया है या ट्रेनिंग कब ली है और एग्ज़ाम कब होगा, तो इस वजह से बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। इसमें किसी भी प्रकार के डिग्री, डिप्लोमा आदि प्रशिक्षण सत्र के पश्चात दिया जाना आवश्यक नहीं है। तो अगर डिग्री या डिप्लोमा या कोई सर्टिफिकेशन नहीं होता तो हम किसी भी रोज़गारदाता को ये कैसे विश्वास दिला सकते हैं कि हम इस स्किल में परफेक्ट हैं या ये ट्रेनिंग हमने की हुई है। तो इन सर्टिफिकेट्स के, प्रमाण पत्रों के अभाव में बहुत बार ऐसा होता है कि रोज़गार पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सामान्य रूप से औपचारिक शिक्षा के जो प्रमाण पत्र होते हैं उनसे रोज़गार प्राप्त करना आसान होता है। इसमें कई बार ऐसा होता है क्योंकि नियमितता नहीं है, किसी तरह की दृढ़ता नहीं है, तो पढ़ने लिखने के मूलभूत कौशलों का, अर्थात अक्षर ज्ञान, छोटे छोटे वाक्यों को, शब्दों को पढ़ना, छोटा हिसाब करना, गिनती, लिखना, ये सब भी सीख पाना बहुत ही कठिन हो जाता है। इसमें जो भी टीचर्स होते हैं, शिक्षक होते हैं, वो बहुत प्रोफेशनल नहीं होते, व्यावसायिक नहीं होते और प्रशिक्षित भी नहीं होते। तो कई बार ऐसा भी होता है कि वो बहुत अच्छे तरीके से कौशलों को नहीं सिखा पाते क्योंकि वो खुद भी बहुत अच्छा नहीं जानते हैं। तो सीखने वाले का कौशल विकास बहुत अच्छे तरीके से कर पाना संभव नहीं होता। औपचारिकेतर शिक्षा के माध्यम से शिक्षार्थी जो भी सीखता है उसका एग्ज़ाम होना ज़रूरी नहीं है, नियमितता भी नहीं होती, तो किसी तरह की दृढ़ता नहीं है। इस वजह से कई बार ऐसा होता है कि शिक्षार्थी कौशल को अच्छे तरीके से नहीं सीख पाते और इसकी वजह से उनके आत्मविश्वास में कमी आती है और वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं हो पाते। कई बार ऐसी संस्थाएं भी होती हैं जो विद्यार्थियों को धोखाधड़ी के माध्यम से बेवकूफ़ बनाती हैं, उनका समय और पैसा बर्बाद करती हैं। उनका उद्देश्य केवल पैसा कमाना होता है और उसके माध्यम से कोई ऑनलाइन कोर्सेज़ या छोटे मोटे कोर्सेज़ के नाम पर वो फ़ीस ले लेते हैं, पैसा कलेक्ट कर लेते हैं
और उसके बाद में ना तो विद्यार्थियों को अच्छे तरीके से ट्रेनिंग देते हैं और कई बार उनके जो दिए हुए सर्टिफिकेट्स हैं, प्रमाण पत्र हैं, वो भी जाली या फर्जी हो सकते हैं। तो इस तरह की धोखाधड़ी की संभावनाएं इन केसेस में काफ़ी ज़्यादा रहती हैं। इन सभी चीज़ों को पढ़ कर के अब हमें ये तो समझ में आ गया है कि औपचारिकेतर शिक्षा क्या होती है, उसके क्या क्या विशेषताएं हैं, लाभ हैं और सीमाएं हैं। तो सारांश रूप में अब हम इस पूरे चैप्टर को पढ़ लेते हैं। औपचारिकेतर शिक्षा औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा के बीच की एक शिक्षा प्रणाली है। यह किसी व्यक्ति की सोच और विचारपूर्वक ली गई शिक्षा है जो किसी औपचारिक या अनौपचारिक संस्थान से परे ग्रहण की जाती है। यद्यपि इसमें कोई पाठ्यक्रम या निर्धारित अवधि नहीं होती और इसे पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित शिक्षक होना आवश्यक नहीं है, लेकिन यह अनौपचारिक शिक्षा की अपेक्षा अधिक संगठित और संरचनात्मक होती है। यह विद्यालय के बाहर की ऐसी शिक्षा है जहाँ साक्षरता तथा अन्य आधारभूत कौशल तथा रोजगारपरक कौशलों का प्रशिक्षण दिया जाता है। यह घरेलू शिक्षा, व्यक्तिगत निर्देशात्मक शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, कंप्यूटर आधारित शिक्षा हो सकती है। इसमें पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन की विधियों में लचीलापन रखा जाता है। औपचारिकेतर शिक्षा के बारे में मूलभूत जानकारी प्राप्त करने के बाद अब हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं और लिख करके मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में व्हाट्सएप पर भेजने हैं। प्रश्न संख्या 1 है, औपचारिकेतर शिक्षा की अवधारणा को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 2, औपचारिकेतर शिक्षा के क्या लाभ हैं। प्रश्न संख्या 3, औपचारिकेतर शिक्षा की विशेषताओं को समझाइए। प्रश्न संख्या 4, औपचारिकेतर शिक्षा की सीमाओं के बारे में लिखिए। अब आपको शिक्षा के तीनों स्वरूप, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा तथा औपचारिकेतर शिक्षा के बारे में बेसिक जानकारी पूर्ण रूप से हो चुकी है। आप इन सभी वीडियोस को देखें इनसे संबंधित, और उसके बाद इनको अच्छे तरीके से समझें, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम इन तीनों पद्धतियों का आपस में तुलनात्मक अध्ययन करने वाले हैं। तो किस किस क्राइटेरिया के आधार पर कैसे कैसे हम इनका कंपैरिजन कर सकते हैं, कैसे इसकी तुलना कर सकते हैं, इसके बारे में आगे आने वाले वीडियोस में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।